काले रंग के वो पत्थर सामने रखे हुए थे और उसमें प्राचीन शक्तियां महसूस की जा सकती थी। वो चारों पत्थर बहुत ही बड़े थे, बल्कि छोटू ने शून्य दरबार में अब तक जितनी भी तकनीकों वाले पत्थर देखे थे उसमें ये चारों पत्थर सबसे ज्यादा बड़े थे। और तो और बाकी पत्थरों में शक्तियों की वैसी हलचल नहीं हो रही थी जैसी कि इन चारों पत्थरों से महसूस की जा सकती थी। इससे छोटू को समझ आ गया कि वो चारों पत्थर ही बहुत ही खास युद्ध तकनीकों वाले थे। इतने में छोटू के चेहरे को देखकर उस बूढ़े आदमी ने उसे बताया, ये चारों पत्थर बहुत ही ज्यादा खास ताकतवर युद्ध तकनीकों वाले हैं। एक तरह से देखा जाए तो शून्य विचित्र तकनीक के अलावा ये चारों ही हमारी सबसे ताकतवर युद्ध तकनीकें हैं। शून्य हिस्से के मामूली योद्धाओं को ये चारों युद्ध तकनीकें सीखने को नहीं मिलती हैं। इस वक्त सिर्फ चारों सबसे खास योद्धा ही इन युद्ध तकनीकों तक पहुंच सकते हैं और चारों ने पहले पत्थर पर लिखी युद्ध तकनीक सीख ली है। रही बात बाकी तीनों की, तो ये चारों उन्हें सीखने में कामयाब नहीं हुए हैं। ये सुनकर छोटू के चेहरे का रंग थोड़ा बदलने लगा। वो जानता था कि शून्य हिस्से में बहुत से काबिल योद्धा मौजूद थे। ऐसे में उसे इस बात से काफी हैरानी हुई थी कि सिर्फ 4 लोगों ने इन 4 युद्ध तकनीकों में से एक तकनीक सीखी थी। इतने में उस बूढ़े आदमी ने छोटू को आगे बताया, अगर वाकई किसी को पता लगाना है कि इन चारों में सबसे ताकतवर तकनीक कौन सी है, तो ऐसा समझ लो कि जो तकनीक सीखने में आसान है वो सबसे कम ताकतवर है। इसलिए जो पहला पत्थर है उसमें सबसे आसान तकनीक है, दूसरे में उससे थोड़ी मुश्किल तकनीक। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि तीसरी और चौथी युद्ध तकनीक सबसे ताकतवर हैं। सदियों पहले बुजुर्ग यमन ने तीसरे पत्थर पर लिखी युद्ध तकनीक पर महारत हासिल की थी। रही बात चौथी तकनीक की, तो पहली बार में तो बुजुर्ग यमन भी इस तकनीक को नहीं सीख पाए थे। और सच कहूं तो ये उनकी काबिलियत की वजह से नहीं था, बल्कि मुश्किल तो ये है कि चौथी तकनीक के लिए कुछ अजीबोगरीब चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ी जरूरत तो यह है कि इसे सीखने वाले किसी योद्धा की शक्तियां और अंदरूनी शक्तियां दोनों ही लाजवाब होनी चाहिए। आखिरी लफ्ज कहते हुए वो बूढ़ा आदमी छोटू की तरफ देखने लगा। वहीं छोटू, जो अब तक इस बात की हैरानी में था कि आखिर बुजुर्ग यमन जैसा ताकतवर योद्धा तक चौथी युद्ध तकनीक क्यों पहली बार में नहीं सीख पाया, उसका दिल बूढ़े आदमी की बात पर अचानक थम गया। इतने में बूढ़े आदमी ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें सबसे पहले इन चारों युद्ध तकनीकों को देखना चाहिए, जिसके बाद तुम फैसला करना कि तुम्हें कौन सी युद्ध तकनीक सीखनी है। उसकी बात पर छोटू ने इज्जत के साथ अपना सिर हिलाया और वो आगे आकर सबसे पहले पत्थर को देखने लगा। उस काले रंग के पत्थर पर प्राचीन लफ्ज लिखे हुए थे, जिन्हें अंदरूनी शक्तियों से समझने पर छोटू को दिखा, शून्य विहंगम मुट्ठी। छोटू गौर से इन लफ्जों को देखता जा रहा था, जिसमें से उसे एक बड़ी खतरनाक और जंगली शक्ति महसूस हो रही थी। एक झटके में उसे समझ आ गया था कि ये तकनीक उसके लिए सबसे अच्छी थी, जो शक्तियों से ज्यादा अपने शरीर की मजबूती और ताकत का इस्तेमाल करता था। तभी छोटू ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, इसका मतलब जांगर और बाकियों ने यही तकनीक सीखी है। मुझे बाकी तकनीकें भी देखनी चाहिए। इतना कहकर छोटू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और वो पास ही रखे दूसरे पत्थर के सामने पहुंचा। उस दूसरे पत्थर पर काले रंग की एक तलवार बनी हुई थी, जिसके आसपास काला कोरा भी मंडराता दिख रहा था। छोटू को उस तलवार से एक ऐसी अजीब सी शक्ति महसूस हुई कि उसके रोंगटे खड़े होने लगे। तभी उसने उस पर लिखे लफ्ज पढ़े, शून्य खात्मा तलवार। ये युद्ध तकनीक पहली युद्ध तकनीक से अलग थी, जो सिर्फ किसी की मजबूती और ताकत का इस्तेमाल करती थी। इस दूसरी तकनीक में एक अजीब सा शैतानी एहसास था, जैसे ये हमला किसी को जख्मी किए बिना छोड़ता ही नहीं। छोटू एक पल के लिए तो उस पत्थर के सामने खड़ा रहा, जिसके बाद वो सोचते हुए अपना सिर हिलाने लगा। दरअसल ये शक्ति उसके लिए बहुत ही ज्यादा अजीब थी, इसलिए वो बेझिझक आगे बढ़ते हुए तीसरे पत्थर के सामने जाने लगा। देखने में तो वो तीसरा पत्थर पहले दोनों पत्थरों से काफी मामूली था। उस पत्थर पर एक इंसान बैठा हुआ दिख रहा था, जिसका शरीर पूरी तरह से सूख चुका था और वो लगभग किसी कंकाल में बदल गया था। इसके बावजूद उस कंकाल से ऐसी खतरनाक शक्ति महसूस की जा सकती थी, जिसे महसूस कर छोटू की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। इतने में छोटू ने इस तकनीक का नाम पढ़ना शुरू किया, शून्य शानदार शरीर। अच्छा, तो यही वो युद्ध तकनीक है जिसे बुजुर्ग यमन ने चुना था। उस तकनीक के नाम से छोटू समझ गया था कि उससे जरूर किसी का शरीर बेहद मजबूत हो जाता। लेकिन छोटू के लिए तकनीक ज्यादा काम नहीं आती, क्योंकि वो तो पहले से ही अपने शरीर को बेहद मजबूत बना चुका था। ये नतीजा था प्राचीन ड्रैगन शक्ति पर थोड़ा बहुत काबू पाने का, बल्कि अभी तो उसे वो शक्ति और अच्छी तरह काबू करनी थी, जिससे उसका शरीर और मजबूत हो जाता। ऐसे में इस तकनीक को हासिल करने का उसे कोई फायदा नहीं था। जैसा कि बूढ़े आदमी ने कहा था, उस हिसाब से ये तकनीक भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। ताकत के मामले में इसकी बराबरी सिर्फ चौथी युद्ध तकनीक ही कर सकती थी। थोड़ा झिझकने के बाद छोटू आखिरकार आगे बढ़ने लगा और चौथे पत्थर के पास पहुंचा। इस दौरान थोड़ी दूर खड़े बूढ़े आदमी के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखी जब उन्होंने छोटू का ये कदम देखा। वो गौर से छोटू को देखते जा रहे थे, जो चौथे और आखिरी पत्थर के सामने पहुंच गया। वहां पहुंचकर छोटू ने गहरी सांस ली और ध्यान से उस आखिरी पत्थर को देखना शुरू किया। उस पत्थर पर कोई भी लफ्ज नहीं लिखे हुए थे, लेकिन उस पर काले रंग की एक बड़ी सी आंख थी। वो आंख देखने में बड़ी रहस्यमयी लग रही थी और तो और छोटू से देखकर दंग रह गया।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आंख जिंदा थी और लगातार छोटू को घूरती जा रही थी। इस वजह से छोटू के रोंगटे एक बार फिर खड़े होने लगे, क्योंकि ये तकनीक उसे थोड़ी अजीब लग रही थी। इस अजीब एहसास के बावजूद छोटू लगातार उस आंख में देखता गया, जो तकरीबन कुछ मिनटों तक तो चला। तभी अचानक छोटू ने देखा कि पत्थर पर बनी आंख पलक झपकने लगी। अब तो छोटू का शरीर जैसे सुन पड़ गया था, और इससे पहले कि वो कुछ करता, अचानक से उस अजीबोगरीब आंख से काले रंग की रोशनी निकलकर सीधे छोटू की आंखों के अंदर चली गई। इस हरकत से छोटू काफी हैरान रह गया और उसने तुरंत अपने शरीर से शक्तियां निकालते हुए इस अजीबोगरीब हरकत से बचना चाहा। लेकिन उसकी सोच से अलग उस काले रंग की रोशनी ने छोटू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके दिमाग में तो ढेर सारी जानकारी जाने लगी। तभी छोटू ने इस जानकारी को समझना शुरू किया। हजारों साल पहले एक प्राचीन तिलस्मी जानवर था जिसे मुंद्रा कहते थे। इस जानवर की सिर्फ एक ही आंख होती थी, और जब भी वो अपनी आंख खोलता तो हजारों किलोमीटर का इलाका एक झटके में बर्बाद हो जाता। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता, वहां मौजूद लोगों की जिंदगियां घटती जाती थीं। उसके दिमाग में जो जानकारी जा रही थी, उससे छोटू समझ गया था कि उस आखिरी पत्थर पर लिखी उस तकनीक का नाम था शून्य हैवानी आंख, और यह तकनीक एक तरह से उस प्राचीन जानवर मुंद्रा से जुड़ी हुई थी। भले ही छोटू को इस बात की खबर नहीं थी कि अगर वो इस तकनीक पर महारत हासिल कर लेता तो क्या वो भी मुंद्रा की तरह हजारों किलोमीटर के इलाके को एक झटके में बर्बाद कर पाता। पर छोटू को इतना जरूर समझ आ रहा था कि वो तकनीक थी तो बेहद ताकतवर। पहले की बातों में कोई खबर नहीं थी इस तकनीक को सीखने की, लेकिन छोटू जानता था कि इस तकनीक को सीखना बाकियों के मुकाबले सबसे मुश्किल होने वाला था। छोटू गौर से उस आंख को देखता गया और उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखने लगी। दरअसल शून्य हैवानी आंख तकनीक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, और छोटू को खुद पर पूरा यकीन नहीं था कि वो उसे सीख पाता या नहीं, क्योंकि अगर वो इसे सीखने में नाकाम रहता तो उसने बहुत सारा कीमती समय बर्बाद कर दिया होता। छोटू को असमंजस में देखकर वो बूढ़ा आदमी शांत रहा। उस जगह की खामोशी तकरीबन आधे घंटे के लिए बरकरार रही, जिसके बाद बूढ़े आदमी को देखा कि छोटू एक कदम पीछे आ गया था। ये देखकर वो थोड़ा मजबूर महसूस करने लगा, और उस बूढ़े आदमी ने मनी मन कहा, इसने हार मान ली आखिरी तकनीक से। जिस दौरान उसके जहन में ख्याल चल रहा था, तभी उसे देखा कि छोटू पालती मारकर पत्थर के सामने बैठ गया, और जिस पत्थर के सामने वो बैठा था उसे देखकर बूढ़े आदमी के चेहरे पर थोड़ी हैरानी दिखने लगी। इतने में उसके कानों में छोटू की आवाज पड़ी, बुजुर्ग, मैं इस युद्ध तकनीक को चुनता हूं। वहीं छोटू की बात सुनकर वो बूढ़ा एक पल के लिए शांत रहा, जिसके बाद उसने खराश से भरी आवाज के साथ कहा, इस युद्ध तकनीक को सीखना बड़ा ही खतरनाक है लड़के। अगर इसे सीखने में तुमसे कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम भी मेरी ही तरह अंधे हो जाओगे। उसकी बात सुनकर छोटू एक पल के लिए सहम गया। अब जाकर बूढ़े आदमी की बात से उसे समझ आने लगा कि उसने भी इस शून्य हैवानी आंख तकनीक को सीखने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गया था। यही वजह थी कि वो आदमी अंधा हो गया था और सिर्फ अपनी अंदरूनी शक्तियों की मदद से चीजें देख पाता था। इस बारे में सोचते हुए छोटू ने गहरी सांस लेकर कहा, इस दुनिया में कुछ भी खास बिना किसी खतरे के नहीं मिलता है। अपनी बात कहते ही छोटू ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और वो अपना ध्यान उस काले पत्थर पर लगाने लगा। छोटू शुरुआत कर चुका था उस युद्ध तकनीक को सीखने की, जिसे देखते हुए वो बूढ़ा अंधा आदमी थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि इस तकनीक में नाकाम होने की किसी योद्धा को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी, लेकिन इसके बावजूद छोटू ने उस तकनीक को सीखना चाहा। यह बात उस आदमी की उम्मीद से ज्यादा थी। छोटू की ही तरह सदियों पहले बुजुर्ग यमन भी झिझक रहे थे, लेकिन आखिर में उन्होंने शून्य शानदार शरीर सीखना सही समझा। भले ही दोनों तकनीकें बहुत ताकतवर थी, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। जहां शून्य शानदार शरीर किसी के शरीर को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकता था, तो वहीं शून्य हैवानी आंख तबाही मचा सकती थी। इतने में उस बूढ़े आदमी ने गौर से छोटू को देखकर धीमी आवाज में कहा, तुम इस युद्ध तकनीक को सीखने में कामयाब होते हो या नहीं, ये तो तुम्हारा नसीब ही बताएगा। फिक्र मत करना लड़के, हमारे शून्य हिस्से में ना जाने कितने सालों बाद ऐसा कोई योद्धा आया है जिसे बुजुर्ग यमन के बराबर माना जा रहा है। मैं तुम्हारा अंजाम हरगिज वो नहीं होने दूंगा जो मेरा हुआ था। वो आदमी समझ रहा था कि चंगेजा और वीरांग की छोटू से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। ऐसे में अगर वो भी अंधा हो जाता तो जरूर वो चंगेजा और वीरांग गुस्से से पागल हो जाते। तभी वो बूढ़ा आदमी बैठ गया और छोटू की अंदरूनी शक्तियों को महसूस करने लगा। चौथे पड़ाव का पंच तत्व तांत्रिक। एक बार फिर उस जगह पर खामोशी छा गई, जिसमें छोटू का शरीर कांपता हुआ नजर आया। दरअसल उसके चक्रों से बेइंतहा अंदरूनी शक्तियां बाहर निकल रही थीं, जो सीधे सामने दिखती काले रंग की आंख में जाने लगी। छोटू का दिमाग इस वक्त खाली हो गया था और उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की जगह धुंधली पड़ने लगी। जब तक उसे कुछ समझ आता, उसकी अंदरूनी शक्तियां एक सुनसान इलाके में पहुंच गई थीं। वो इलाका बंजर था और बहुत ही बड़ा था, जिसमें प्राचीन शक्तियां महसूस की जा सकती थी।
छोटू जमीन पर खड़े होकर इस बात को समझने लगा कि ये दुनिया उस पत्थर के अंदर की दुनिया थी जहां उसकी अंदरूनी शक्तियां घुसने में कामयाब रही थी। भले ही इस जगह पर होने वाला कोई मुकाबला छोटू के शरीर के लिए खतरनाक नहीं होता, लेकिन उसकी आत्मा पर इसका काफी असर पड़ सकता था। इस बेचैनी को काबू कर छोटू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा कि तभी अचानक पूरी जमीन जोर से कांपने लगी। शक्तियों की बहुत सी लहरें पूरे इलाके में महसूस की जा सकती थी। छोटू चुपचाप वो नजारा देखता रहा और तभी उसे महसूस हुआ कि दूर की एक जमीन पर एक बहुत बड़ी दरार पड़ती नजर आने लगी। वो दरार तेज रफ्तार में आगे बढ़ती जा रही थी और वो एक ही झटके में हजारों फुट तक पहुंच गई। इसके तुरंत बाद वो बड़ी सी दरार और ज्यादा बड़ी होती गई, जिसके अंदर से एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। इस आवाज के साथ ही पूरे इलाके में फैली शक्तियों की लहरें और ज्यादा खतरनाक हो गईं, जो एक बवंडर में बदलने लगी। छोटू की नजरें गौर से उस खाई की तरफ थी जो जमीन के फटने से तैयार हुई थी। उस जगह से ही वो अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी थी और छोटू को इस वक्त वहां एक परछाई नजर आ रही थी। एक पल बाद अचानक छोटू के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। तभी धूल चारों तरफ उड़ती नजर आई और एक बहुत बड़ी काले रंग की परछाई उस खाई में से निकलकर आसमान में उड़ती नजर आने लगी। वो एक बहुत ही खूंखार और बड़ा तिलस्मी जानवर था, जिसे देखते ही छोटू गहरी सांस लेने लगा। गौर से देखने पर समझ आता कि उस बड़े तिलस्मी जानवर का शरीर किसी सांप जैसा था, जो 10,000 फुट बड़ा और काले रंग का था। इतना ही नहीं, बल्कि उसके शरीर से एक बेहद खतरनाक और जानलेवा शक्ति महसूस की जा सकती थी, जिससे किसी की भी रूह कांप उठती। उस बड़े से तिलस्मी सांप के चेहरे पर उसके बड़े नुकीले दांतों से ज्यादा उसकी एक काले रंग की बड़ी सी आंख खौफनाक लग रही थी। वो आंख फिलहाल बंद थी और छोटू को महसूस हुआ कि उसके शरीर के सारे बाल एक झटके में खड़े हो गए। तभी छोटू ने घबराहट भरी आवाज में कहा, क्या ये जानवर मुंद्रा है? छोटू को उस जानवर की खतरनाक शक्तियां महसूस हो रही थी, इसलिए उसे पूरा यकीन हो गया था कि वही प्राचीन जानवर था जो हजारों किलोमीटर की जगह को एक झटके में तबाह करने की काबिलियत रखता था। वहीं वो तिलस्मी सांप तो आसमान में मंडराता रहा, जिसके बाद उसने अपना चेहरा छोटू की तरफ किया, जो फिलहाल उसके सामने किसी चींटी के जैसा लग रहा था। मुंद्रा का ध्यान अपनी तरफ होते देख छोटू के चेहरे का रंग बदलने लगा और वो महसूस करने लगा कि आसपास की जगह पूरी तरह से गलने लगी थी। इस खतरनाक शून्य शक्ति को महसूस करते हुए छोटू ने हार नहीं मानी और वो लगातार आसमान में ही देखता गया। वो जानता था कि अगर वो अभी यहाँ से भागता तो प्राचीन तिलस्मी जानवर मुंद्रा जरूर उसे हरा देता। लेकिन छोटू जब इस तरह घूरते हुए मुंद्रा को देख रहा था, तब मुंद्रा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसकी वो बड़ी सी काले रंग की आंख जो अभी तक बंद थी धीरे धीरे खुलने लगी। जैसे जैसे मुंद्रा की वो आंख खुलने लगी, वैसे वैसे छोटू महसूस करने लगा कि कैसे आसपास की शक्तियों में हलचल मचने लगी थी। बल्कि वो शक्तियां अचानक से बहुत जंगली हो गई थी, जिसके चलते मुंद्रा की आंख आखिरकार पूरी तरह से खुल गई। उसकी आंखों में काले रंग का एक बहुत बड़ा गड्ढा दिख रहा था, जिससे शायद कोई रोशनी तक नहीं गुजर पाती। इस वक्त छोटू का शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। जब उसने मुंद्रा को आंख खोलते हुए देखा, वो महसूस कर रहा था कि उसका शरीर सुन्न भी पड़ने लगा था। एक झटके में मुंद्रा की आंखों से काले रंग की रोशनी निकली, जो तेजी से आगे बढ़ते हुए पूरे इलाके को तबाह करने लगी। पर छोटू ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान तो उस काले रंग की रोशनी पर था जो तेज रफ्तार में उसकी तरफ ही बढ़ती जा रही थी। वो काली रोशनी इतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए छोटू के पास आ गई, लेकिन छोटू ने पीछे हटने का फैसला नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे इस युद्ध तकनीक को समझना था तो उसे इस मुंद्रा को हराना ही पड़ता। इस ख्याल के साथ ही छोटू ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, मैं भी देखता हूं कि आखिर तेरी ये शून्य हैवानी आंख है कितनी खतरनाक। तो क्या होगा छोटू और मुंद्रा की इस जंग में? क्या छोटू शून्य हैवानी आंख तकनीक सीखने में होगा कामयाब? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।